नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक नए लेखक पर। कल हमने अभी तक की वीडियो में पढ़ा है कि हिंदी कहानी का उद्भव कब कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, कहानी की परिभाषा क्या थी, पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानियों की प्रवृत्ति कैसी थी, प्रेमचंद युगीन कहानियों की प्रवृत्ति, प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानियों की प्रवृत्ति, और फिर इसके बाद वर्तमान कालिक कहानियों की प्रवृत्ति कैसी थी। नई कहानी, अकहानी, जनवादी कहानी पर भी विशेष चर्चा हो चुकी है। अब आज चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियां हैं। तो सबसे पहले जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी कहानियों पर आज हम चर्चा आपसे करेंगे। इनका जन्म 7 जुलाई 1983 को हुआ। तो जन्म कब हुआ? जन्म 7 जुलाई 1983 को हुआ। जन्म स्थान क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। इनके पूर्वजों के बारे में, इनके पिता के बारे में कहानी बनती है कि इनके पिता पंजाब के कांगड़े, पंजाब जानते हैं, पंजाब के कांगड़े जिले के गुलेर नामक स्थान से आकर जयपुर में बसे थे। इस कारण से इनके जन्म के विषय में विविध कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इनका पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बाद में क्योंकि गुलेर जनपद से आए थे, इस कारण इन्हें उपाधि क्या दी गई? गुलेरी की उपाधि दी गई। अब फिर उसके आगे की चर्चा यह है कि इनके पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। पिता और माता। पिता का नाम था शिवराम शर्मा, क्योंकि इन्होंने शास्त्री की उपाधि ली थी, तो किताबों में इनके पिता का नाम शिवराम शास्त्री मिलता है। माता का नाम लक्ष्मी देवी था। शिवराम शास्त्री राजाश्रय प्राप्त किए थे, जिस कारण से इन्हें जयपुर में जमीन दी गई थी। तो जयपुर में आकर बस गए और इनके पिता के 3 विवाह हुए थे। पहली पत्नी का देहांत हो गया, फिर दूसरी पत्नी का देहांत हुआ। तीसरी पत्नी के रूप में लक्ष्मी देवी आई थी। लक्ष्मी देवी के गर्भ से ही चंद्रधर का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जयपुर में इन्होंने घर पर ही आरंभिक शिक्षा शुरू की। यहीं से पंजाबी, हिंदी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। फिर जैसे जैसे बड़ी हुए तो संस्कृत की ओर अग्रसर हुए, तो संस्कृत भाषा का भी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह से इन्हें 3 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था: संस्कृत, पंजाबी और हिंदी। संस्कृत, पंजाबी और हिंदी। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा इन्होंने जयपुर के ही विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद ये प्रयाग यानी इलाहाबाद केंद्रीय विद्यालय से, प्रयाग केंद्रीय, क्योंकि पहले इसका नाम इलाहाबाद था, प्रयाग केंद्रीय विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। फिर इसके बाद एमए पढ़ने के लिए ये कलकत्ता चले गए और वहाँ कलकत्ता से एमए की उपाधि धारण किया। फिर इसके बाद ये संस्कृत रचना की ओर प्रवृत्त हो गए। निरंतर इन्होंने संस्कृत में कई लेख लिखे। फिर हिंदी की ओर अग्रसर हुए और हिंदी में मात्र इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। वो उन 3 कहानियों को लिख करके ये अमर हो गए। तो देखिए, क्योंकि हम हिंदी विषय से संबद्ध हैं, इसलिए इनका रचनात्मक कौशल हम हिंदी विषय को लेकर जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी में इन्होंने क्या लिखा है। तो देखिए, हिंदी में इन्होंने कहानी लिखी है, निबंध लिखा है,
और 2 निबंध लिखा है और 1 आलोचना लिखी है। ठीक, तो सबसे पहले कहानियों पर चर्चा करते हैं। इन्होंने 3 जो कहानियाँ लिखी हैं उनके नाम हैं बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी, सुखमय जीवन 1914 ईस्वी, उसने कहा था। इस कहानी का समय है 1915 ईस्वी। इन 3 कहानियों को लिख करके ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अमरता प्राप्त करने वाले विद्वान बने। इसके बाद इनके 2 निबंध हैं, कछुआ धर्म और मारेसी मोर कुठाव। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने केवल 1 आलोचना लिखी है हिंदी भाषा पर, कि आखिरकार हिंदी भाषा कैसी भाषा है, इस पर इन्होंने 1 आलोचना लिखी है। तो कुल मिला करके यदि कहा जाए तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी, 2 निबंध लिखे, आलोचना 1 लिखी। कहानी क्या है? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। निबंध क्या है? कछुआ धर्म, मारेस मोर कुठाव। आलोचना क्या है? हिंदी भाषा। अब देखिए, क्योंकि ये पंजाबी मूल से थे और आकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहते थे, जिसकी वजह से इनकी भाषा पर पंजाबी भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, किंतु वे चलती हुई हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध रहे थे। अब इसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में कहानी निर्धारित है, उसने कहा था, इस कहानी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद 12 सितंबर 1922 ईस्वी को 39 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया, और यह देहांत क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण हुआ। कुछ विद्वान बताते हैं कि पीलिया इन्हें हुआ था, जो भी हो, लेकिन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ये सांसारिक देह परित्याग कर दिया। किंतु इनकी रचनाएं आज भी हम जैसे पाठकों का निरंतर मार्गदर्शन कर रही हैं। और अब इनके कहानी कला के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी की समीक्षा हम करेंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसने कहा था कहानी की समीक्षा पर, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यही कहानी निर्धारित है और ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण कहानी है कि ये चाहे नेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीडीसी हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड वाली भर्तियां हो, इस कहानी पर से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो छात्रों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस कहानी का कोई एक बिंदु न छूटने पाए, इस पर आपको जोर देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं, ये कहानी की समीक्षा कैसे करते हैं। तो कहानी की समीक्षा के तत्व हम पहले ही आपको बता चुके हैं। क्या क्या तत्व होते हैं? पहला तत्व कथा वस्तु, यानी कहानी जो लिखी गई है किस आधार पर। फिर इसके बाद कहानी के पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, जितने पात्र हैं उनके चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है, पात्र व चरित्र चित्रण। फिर इसके बाद कथोपकथन एवं संवाद, और फिर इसके बाद
देश काल एवं वातावरण। फिर इसके बाद भाषा शैली और अंत में उद्देश्य। इन आधारों पर हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि समीक्षा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, इसमें मुख्य जो पात्र है वो क्या है? लहना सिंह। इसके बाद दूसरा प्रमुख पात्र कौन सा है? सूबेदार हजारा सिंह। लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। और हजारा सूबेदार की पत्नी का नाम है हालांकि नाम नहीं दिया है, सूबेदारनी। ठीक, सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम है बोधा सिंह। क्या नाम है? बोधा सिंह। फिर इसके बाद लहना सिंह का अनन्य मित्र कीरत सिंह और वजीरा सिंह है। कौन कौन? कीरत सिंह और वजीरा सिंह। कीरत सिंह और वजीरा सिंह। अब ये तो पात्रों का नाम पता हो गया। अब कथा वस्तु पर चलते हैं हम कि कैसे कथा वस्तु की आधारशिला गुलेरी जी ने रखी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। शुरू में ही पहले अमृतसर के गांवों का चित्रण करते हैं, शहर की तंग गलियों का चित्र वो प्रस्तुत करते हैं। और चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़े से जिनकी पीठ पर छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़ों की नानी से अपना निकट संबंध स्थापित करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आँखों के न होने पर भी तरस खाते हैं। कभी कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने को सताया हुआ बताते हैं। संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने सीधे सीधे अमृतसर के जो घोड़े और गाड़ीवान हैं, ये सब उन अमृतसर की गलियों में चलते हैं। ऐसा गुलेरी जी ने पहले कथा वस्तु की आधारशिला बुन दी। फिर कहा कि उस अमृतसर की गली में एक लड़का जिसका नाम लहना सिंह है, वो अपने मित्र के साथ सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। सुबह सुबह वह दौड़ लगाने के लिए निकल पड़ता है। तो निकल पड़ता है, उसे कई दिनों तक वह तैयारी करता रहा तो एक लड़की दिखाई देती है और वह लड़की एक दुकान पर जाकर ठिठकती है। 2-3 दिन लहना सिंह ने उसे ऐसे देखा, फिर एक दिन पूछ लिया कि बताओ तुम्हारी कुड़माई हो गई है, अर्थात उस लड़की को चिढ़ाने के लिए वो कहता है। तो पहले तो वो 3-4 दिन जवाब नहीं देती है, फिर इसके बाद 2-3 दिन के बाद वो जब लगातार कई महीनों तक यही हाल चलता रहा और लड़का ये प्रश्न पूछता रहा और वो जो लड़की थी अर्थात सूबेदारनी जो थी, वो धत कह करके वहाँ से चली जाती थी।
एक दिन उसने ऐसे प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? तो वो कहती है हाँ हो गई है, देख नहीं रहे हो ये रेशमी का दुशाला जो मैंने ले रखा है, ये मुझे विवाह में मिली है। जब ये बात सुनता है लहना सिंह तो उसके हृदय पर बहुत बड़ा आघात लगता है, और वहाँ से जब वो अपने घर की तरफ लौटता है तो जो जो रास्ते में मिलता है उसके क्रोध का शिकार होता चला जाता है। अर्थात उसे रास्ते में कहीं जो इतनी बड़ी ठंड है उसके बीच में से छबड़ी वाले की कमाई को लेकर छीनकर फेंक देता है, और इसके बाद मोरी में एक लड़के को ढकेल देता है, कुत्ते पर अनावश्यक पत्थर मारता है, गोभी वाला यानी जो सब्जी वाला है उसकी सब्जी पर दूध उड़ेल देता है, और सामने स्नान करके आती हुई एक लड़की थी उसे धक्के खाकर वो अंधे की उपाधि प्राप्त करता है। अंधे की उपाधि वो प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ वो लहना सिंह अपने आप को असहाय सा मालूम पड़ता है उसको कि वो असहाय सा हो गया है। तभी उसके लिए सेना में भर्ती होने का एक पत्र आ जाता है। पत्र वह प्राप्त करता है, किंतु उस दुख में वह इस सुख को, सेना में भर्ती होने वाले सुख को भूल जाता है। 2 दिनों तक वैसे ही पड़ा रहता है। तीसरे दिन वह तैयारी करता है और सेना में भर्ती हो जाता है। सेना में जब भर्ती हो जाता है तो उसे फ्रांस एंग्लो इंडियन सैनिक की उपाधि दी जाती है, और वह फ्रांस की तरफ से लड़ने के लिए जर्मनी रेजिमेंट जर्मनी में भेज दिया जाता है कि वहाँ उसे लड़ाई करनी है। जब वहाँ जाता है तो उसकी सेना की जो टोली थी उसका लेफ्टिनेंट यानी जो सूबेदार, जिसका नाम है सूबेदार हजारा सिंह, उससे उसकी भेंट होती है, और बोधा सिंह से भी उसकी भेंट होती है सभी। और इसका मित्र कीरत सिंह भी भर्ती हो जाता है, और वहाँ उसकी भेंट वजीरा सिंह नामक सैनिक से होती है। और जर्मनी में कड़ाके की ठंड है, इतनी ठंड है कि व्यक्ति अपने आप को जमा दे, अर्थात बोलने की शक्ति नहीं बचती, इतनी कड़ाके की ठंड है। कड़ाके की ठंड में सूबेदार का बेटा बोधा सिंह बीमार हो जाता है, उसे बुखार हो जाता है। तो लहना सिंह उसकी जगह दिन रात स्वयं ड्यूटी करता है। जब सूबेदार पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इस पर वह कहता है कि मैंने उससे कहा है, मैंने उससे कहा था। तो सूबेदार कहता है कि किससे कहा था? तो कहता है कि नहीं, क्योंकि जब ये आपका बच्चा है तो मेरा भी बच्चा ही लगता है, इस कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। सूबेदार बोधा सिंह को देखता है कि ठंड बढ़ रही है, तो अपनी जैकेट भी उतारकर बोधा सिंह को दे देता है। देकर तभी इन सभी जो इतने सैनिक हैं ये लड़ने गए थे किस देश की तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से गए थे, और फ्रांस के सैनिक बने थे, ठीक। क्योंकि इंग्लैंड पर भारत का शासन था, तो भारत के सैनिकों को इंग्लैंड अपना सैनिक मानता था। तो फ्रांस में फ्रांसीसी सैनिक बना करके भेजा गया था, और लड़ कहाँ रहे थे? जर्मनी में। जर्मनी के सैनिकों के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे। इन सभी का जो फ्रांस का मुखिया था उसका नाम था लपटन
साहब। ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, तब तलक लपटन साहब बन करके, लपटन साहब से मतलब ये है कि लेफ्टिनेंट साहब था उनका नाम, लेकिन वो लेफ्टिनेंट ये बोल नहीं पाते थे क्योंकि पंजाबी हैं, तो लेफ्टिनेंट की जगह पे ये लपटन साहब नाम देते थे। और लपटन साहब आया, यानी ये था शत्रु का सैनिक, लेकिन लेफ्टिनेंट साहब इन लोगों को वहाँ पर रख करके चले गए थे दूसरी टुकड़ी को संदेश देने। लेकिन उतने में रास्ते में ही लपटन साहब को मौत की घाट उतार करके जर्मनी का कोई सेना नायक लपटन साहब की वर्दी पहनकर आ जाता है, लपटन साहब बन करके, जो अच्छी खासी उर्दू बोलता है, और आ करके वह संदेश देता है कि जर्मनी के सैनिकों के होने की सूचना मिली है। और ऐसा है कि 2-4 सैनिकों को, 7-8 सैनिकों को छोड़ करके इस स्थान से चलो, यहाँ से 2 बीघे बाद उस स्थान पर जो सूचना मिली है जर्मनी के सैनिकों की, उस पर हम हमला करते हैं, यहाँ से खतरा टल चुका है। ऐसा कहता है। किससे कहता है? लपटन साहब सूबेदार हजारा सिंह से कहता है। तो सूबेदार कहता है हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी को ऐसे सलाम करके वहाँ खड़ा हो जाता है। यह वो सुनता है, इतना कह करके वो अंदर जाता है, लहना सिंह और जहाँ उसके अन्य साथी हैं उन्हें संदेश देने। जब वो जाता है तो वहीं पर लहना सिंह पहुंचता है। लहना सिंह लपटन साहब से बात करने लगता है। तो लपटन साहब एक दिया सलाई निकालते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं। सिगरेट पीते समय लहना सिंह उसकी परीक्षा लेना चाहता है कि यही वो लपटन साहब हैं कि दूसरे। लपटन का अर्थ लेफ्टिनेंट साहब, लेकिन लेखक ने रोचकता बनाने के लिए लपटन साहब नाम दिया है। ये वही है कि दूसरे हैं। तो देखता है तो जो दिया सलाई का उपयोग कर रहे हैं वो जर्मनी की है, तो तुरंत उसे शक होता है और वह उसकी परीक्षा लेने के लिए लहना सिंह कहता है कि क्यों साहब, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लपटन साहब, जो बनावटी लपटन साहब आए हैं जर्मनी के सैनिक, वो कहते हैं कि क्यों लड़ाई खत्म होने पर क्यों यह देश तुम्हें पसंद नहीं है? तो लहना कहता है नहीं साहब, शिकार के वो मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। तो इस पर लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं हाँ हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। तो इस पर लहना कहता है बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली, ऐसी बड़ी कि मैंने कभी देखी नहीं थी साहब। तो इस पर जो नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया था उसने कहा कि हाँ, उसके उस नील गाय के जो 2 फुट के सींग थे। तो अब इस बात को सुनकर लहना समझ जाता है कि ये लेफ्टिनेंट साहब जो हैं ये नकली ही लेफ्टिनेंट साहब हैं और वो अच्छी खासी उर्दू बोल रहे हैं। जबकि वो जो लेफ्टिनेंट साहब आते थे अपने साथ में एक किताब लेकर आते थे। लेफ्टिनेंट साहब कहाँ के? जो फ्रांस के थे। लेकिन ये तो स्वयं अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। वो तुरंत अंदर जाते हैं, सूबेदार हजारा सिंह को बताते हैं और बता करके कहते हैं कि आप लोग यहाँ जाइए। तब तक ये जो लेफ्टिनेंट साहब बन करके आया है तो ये माइन तरह की जगह जगह तार जोड़ने का प्रयत्न करने लगता है। उसे लहना देखता है, देखकर उसके ऊपर कूद पड़ता है, मारपीट करता है। इतने में वो लेफ्टिनेंट साहब लहना को एक गोली उसके पैर पर चला देता है और इतने में लहना अपनी बंदूक निकालता है और धड़ाधड़ कई गोलियां मारकर लेफ्टिनेंट की हत्या कर देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है।
तो इस पर बोधा सिंह जो बीमार है वो पूछता है कि क्या हुआ, तो लहना सिंह कहता है कि कुछ नहीं, दो चार इधर उधर बातें थी और मच्छरों को उड़ाने के लिए मैंने ये गोली चलाई। इतने में जो जर्मनी के सैनिकों की बड़ी सी टोली थी वो इधर हमला कर देती है जहां लहना सिंह रहता है। तो इस पर सूबेदार कहते हैं कि अरे वो बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं, उधर से संदेश मिला है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो इस पर लहना कहता है कि नहीं, ये जाओ सूबेदार से कह दो कि लहना सिंह का आदेश है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 8 नहीं 10 लाख हैं, क्योंकि एक एक गोरखा, एक एक जमादार 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है। तो हम 8 लोग हैं, इसलिए हम 10 लाख सैनिकों के बराबर हैं। और धड़ाधड़ 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 खूब गोलियों की बरसात होती है, जिसमें बोधा सिंह जब आगे की ओर जाने लगता है तो इस पर सूबेदार हजारा सिंह को और बोधा सिंह को लहना सिंह पीछे कर देता है और स्वयं आगे खड़े होकर सभी सैनिकों से मोर्चा लेता है। और हजारों की संख्या में जो जर्मनी के सैनिक थे उन्हें मारता चला जाता है और उसे भी कई गोलियां लगती हैं। युद्ध समाप्त होता है और उसमें जमादार राइफल्स विजयी होती है और वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। तब तक गाड़ियाँ आती हैं, जो मेडिकल की गाड़ियाँ आती हैं उन दोनों की रक्षा करने के लिए, दवाई देने के लिए। और एम्बुलेंस जब आती है तो लहना सूबेदार को जो गोली लगी थी और बोधा को गोली लगी थी तो उन्हें भेज देता है, उन्हें गाड़ी में चढ़ा देता है और स्वयं वहीं पड़ा रहता है। और जब उसके सामने ये दृश्य दिखाई देने लगता है, अर्थात बचपन की बातें उसे याद आने लगती हैं। अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु होने को होती है तो मृत्यु से कुछ पहले व्यक्ति की स्मृतियाँ जो हैं वो साफ होने लगती हैं। जन्म भर की जो घटनाएं हैं एक एक करके व्यक्ति के सामने आने लगती हैं। तो ऐसे ही लहना सिंह के सामने वो घटनाएं आने लगी कि एक बार जब वो छुट्टियों में घर गया तो वहाँ पर बाज़ार में सूबेदार हजारा सिंह से उसकी भेंट हुई। हजारा सिंह ने उसे अपने घर पर भोजन करने के लिए बुलाया। सूबेदार जब घर में था तो सूबेदारनी निकली। लहना उसे पहचान नहीं पाया, किंतु सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया। पहचान करके बोली कि तेरी कुड़माई हो गई है। जब ऐसे कहा तब लहना सिंह को पता चला कि ये वही लड़की है जिससे मेरी शादी तय हुई थी। तो इसके बाद वो कहती, सूबेदारनी उसे बताती है कि मुझे लगभग 4 संतानें पैदा हुई थी, किंतु एक ही संतान जीवित रही थी और जो अब सेना में भर्ती है। अर्थात बोधा सिंह और सूबेदार भी वही हैं, फ्रांस के सैनिकों की तरफ से लड़ रहे हैं। उनके प्राणों की रक्षा करना, ऐसा सूबेदारनी कहती है। इतने में सूबेदार आ जाते हैं और सभी मिलकर एक साथ भोजन करते हैं, फिर अपने घर को जाते हैं। छुट्टियां समाप्त होती हैं, फिर जर्मनी जाते हैं युद्ध करने के लिए। और जब वहाँ जाते हैं तो अब ये मरते समय सोच रहा है कौन, लहना सिंह। वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर लहना सिंह अपने प्राणों की बाजी लगा करके सूबेदार को और बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करता है। रक्षा करने के बाद फिर बोधा से कहता है और सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी से जाकर कह देना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया है, ऐसा कहता है। और जो जिस एम्बुलेंस में सूबेदार और बोधा सिंह को लादा था, धीरे धीरे वो एम्बुलेंस आगे बढ़ने लगती है और सूबेदार कहता है ठीक है मैं कह दूंगा, किंतु अभी तो हम लोग एक साथ चलेंगे और वहाँ एक साथ ही बोलेंगे सूबेदारनी से। तो इस पर वो कहता है कि नहीं,
अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है और मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ। और इतना कह करके ये कहानी समाप्त हो जाती है। और जब कहानी समाप्त होती है तो ये कहानी छपती है कहाँ कि बेल्जियम और फ्रांस के अखबारों में छपती है। कब? 68वीं सूची में छपती है। और सिख जमादार राइफल्स के सैनिक लहना सिंह के नाम से, और ये कहानी सदैव के लिए अमर हो जाती है। तो इस तरह से उसने कहा था, कहानी इस कथा वस्तु पर आधारित है, युद्ध और प्रेम पर आधारित यह बहुत ही अद्भुत कहानी है। अब इसके बाद दूसरी चीज कथा वस्तु हो गई। अब पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र कितने हैं? पात्र 8 हैं, किंतु कहानी में हमें केवल 7 पात्र ही दिखाई देते हैं। 8। लपटन साहब, लहना सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह और वोधा सिंह। अन्य पात्र भी हैं लेकिन कहीं भी उनका कोई नाम नहीं आता है। जैसे मुंशी मौलवी साहब की भाषा, ऐसी बातें आती हैं, किंतु वो सब पात्र के रूप में नहीं है। अब पात्र हो गए। चरित्र चित्रण। लहना सिंह क्या है? वीर है, साहसी है, बुद्धिमान है और चतुर है, प्रतिभाशाली है, शाली है, वचन का पक्का है, वह यानी वचन बद्ध है। इतने गुण किसमें है? लहना सिंह में। वीर कैसे है कि वह अपने प्राणों की बाजी लगा करके सूबेदार हजारा सिंह, वोधा सिंह की रक्षा करता है। साहसी कैसे है? मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है और वह युद्ध में कूद पड़ता है। बुद्धिमान कैसे है कि जब लपटन साहब बन करके जर्मन सैनिक आता है तो वो अपनी तर्क शक्ति के आधार पर उसे पहचान लेता है। चतुर कैसे है? जब वो पहचान लेता है तो ये नहीं करता कि तुरंत फायरिंग कर दे, वो जाता है अपने साथियों को भी बता देता है, ताकि यदि कोई चाल चली जा रही हो तो साथी भी उसका सहयोग कर सकें। तो चतुर भी है। प्रतिभाशाली यानी जब युद्ध की बात आई तो सूबेदार और वोधा सिंह को पीछे करके स्वयं आगे हो जाता है, इस कारण वह प्रतिभाशाली भी है। वचनबद्ध कैसे है कि उसने सूबेदारनी को जो वचन दिया था उस वाक्य को भी वो पूरा करता है। इसके अलावा और भी जो पात्र हैं वो उतना ज़्यादा कहानी में सामने नहीं आए हैं। फिर इसके बाद कथोपकथन और संवाद। तो देखिए, कथोपकथन और संवाद की योजना की अगर हम बात करें तो कथोपकथन की दृष्टि से भी यह कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि कई स्थानों पर संवाद इसके बड़े ही चुटीले, आकर्षक बन पड़े हैं। जैसे एक संवाद मैं आपको सुनाता हूँ कि रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, लहना भी आंसू पोंछता बाहर आया, वजीरा सिंह पानी पिला उसने कहा था। लहना सिंह सिर गोद में रखा, वजीरा सिंह बैठा था, जब मांगता है तब पानी पिलाता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? तो कीरत सिंह। वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपना पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा सिंह ने वैसा ही किया। अब एक और मैं वाकया सुनाता हूँ। जब ये सूबेदारनी के घर पहुँचता है तो सूबेदारनी दरवाज़ा खोलती है तो सूबेदारनी पहचान लेती है उसे और लहना सिंह चुप हो जाता है। फिर सूबेदारनी कहती है, मुझे पहचाना? तो लहना सिंह, नहीं। तो उस पर सूबेदारनी कहती है, नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। जब ऐसे कहती है तो तुरंत लहना सिंह पहचान लेता है। तो इस वजह से इसके कथोपकथन भी अत्यंत चुटीले हैं। देश काल और वातावरण का भी चित्र खींचने में अत्यंत सफल सिद्ध हुए हैं। कौन? गुलेरी जी। गुलेरी जी
एक शुरू में ही क्योंकि यह दो स्थानों का दो देशों का चित्रण करते हैं। पहला तो अमृतसर की गलियों का, कहाँ का? अमृतसर की गलियों का चित्र प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा चित्र दूसरे स्थान पर जहाँ कहानी घटित होती है वो जर्मनी का युद्ध स्थल है। तो दोनों का चित्र खींचने में अत्यंत वे सफल हुए हैं। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाषा शैली इसकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, ओज गुण युक्त भाषा है। उद्देश्य इसका यही है कि अपने प्रेम को सफल सिद्ध करने के लिए, प्रेम में बलिदान होने के लिए लहना सिंह अपने सब कुछ, अपनी जान की बाजी लगाता है और अंतोगत्वा अपने द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करता है। अर्थात जो वचन दिया गया है उसे पूरा करने में ही वह अपनी भलाई समझता है। यानी रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं कि प्राण जाई पर वचन न जाई, इस बात की पुष्टि करने का इसका उद्देश्य रहा है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखिएगा पूरा और देख करके ये बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी की समीक्षा कैसी लगी, कथावस्तु कैसी रही, पात्र और चरित्र चित्रण कैसा रहा, कथोपकथन और संवाद इसके कैसे रहे, देश काल और वातावरण कैसा था, भाषा शैली इसकी कैसी रही, उद्देश्य कैसा रहा। इस कहानी को देखिएगा, देख करके और जो इसमें अधूरी बातें छूटी हैं उन्हें कमेंट करके आप पूछिएगा, तो मैं आपको उन समस्याओं का निदान करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।